जीरो जॉइन क्लोज ओवर वैल्यूएशन चल रही है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रेट ओवर 100 प्लस रेट। अगर 10% ओवर वैल्यूड है तो 10 ओवर 100 प्लस 10 मींस 10 ओवर 110। तो डायरेक्ट अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन जो होगी वो आ जाएगी आपके पास। हाँ जी रिवांशी। ओके सर। और सर वो जो एक वो वाला होता है गुडविल में हम इसको लिख लो अंडर वैल्यूएशन में रेट ओवर 100 माइनस रेट डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास, और ओवर वैल्यूएशन में रेट ओवर 100 प्लस रेट। और सर वो जो एक वो वाला होता है कि गुडविल में जब हम लाइक एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट्स में एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में, तो एक वो होता है ना कि क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एट दिस। फॉर एग्जांपल वो 2016 में। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उस ईयर जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में प्लस। अगर अंडर वैल्यूड है तो उस ईयर के प्रॉफिट में प्लस और नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में माइनस। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखाओगे आप प्लस माइनस, नेक्स्ट ईयर पे उसका रिवर्स इफेक्ट दिखाना है आप। और सर ओपनिंग स्टॉक का क्या होगा इफेक्ट? वही तो बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट ईयर वही तो है। ओपनिंग स्टॉक का नहीं आता कभी भी, आपको मालूम होना चाहिए। आप वैल्यूएशन करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तो कभी भी आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं बोलेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक की एरर बोलेगा। वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनता है। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट करते हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक भी साइड बाय साइड करेक्ट कर देते हैं। तो ये आपने पहले भी क्वेश्चन पुट अप किया था कि जब एक बार नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक करेक्ट हो गया तो अपने आप वो, अब क्योंकि हमने डबल इफेक्ट दिखा दिया उसका, तो अपने आप वो सारी करेक्शन हो जाती है फिर। ओके सर। और सर एक वो एडमिशन ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन 18 बता दो, मतलब उस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है वो? इलस्ट्रेशन 18 जिसमें वो दे देते हैं ना कि एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है और उनके नेक्स्ट पार्टनर के ये रेशियो ये रहेगी। तो मतलब आप मुझे क्वेश्चन बोलो, मेरे को बुक उठानी पड़ेगी, आप मुझे क्वेश्चन रीड कर दो, मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर मैं आपको वही क्वेश्चन करवा देता हूँ ना 18 को। X and Y are sharing profit and losses in 5:3। एक मिनट होल्ड करो बेटे, आप सब भी सुन लो। ये प्रॉब्लम चल रही है, क्वेरी पेपर है रंशित का, उसके रिगार्डिंग एक क्वेरी है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास भी देखो बुक नहीं है, आपके पास भी नहीं है। रिवांशी क्वेश्चन बोल रही है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप सभी अंडरस्टैंड कर लो क्वेश्चन को। हाँ जी बेटे बोलो। X and Y are sharing profit and losses in 5:3। Yes. Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be same as existing between X and Y। अच्छा वो वाला क्वेश्चन पहले भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनकर खड़ा हुआ था, दोबारा फिर वहीं पर आकर हम खड़े हो गए। इतना इजी क्वेश्चन है। X और Y पार्टनर हैं, 5:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Z को एडमिशन दिया जा रहा है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि Y और Z में वही रेशियो स्टैंड करनी चाहिए जो X और Y में स्टैंड कर रही है। सर मैं करके देवांशी आप मुझे बताओ कि Y की X के कंपैरेटिवली क्या परसेंटेज है? अरे सर परसेंटेज वाला नहीं, यहाँ पर ये जो गिवन है हम तो दूसरे वाला X के कंपैरिजन में क्या परसेंटेज है? यहाँ पोज कर देते हैं। अगर X की तरफ से तो कहाँ सुन लिया आपने हिडन कैपिटल? तब एक फ्रेंड का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि इन्विटेशन पे हिडन कैपिटल चला, तो पूछ रही थी कि आना है या नहीं। तो मेरे को लगा कि वो हिडन कैपिटल की बात कर रही है। हमने तो आज तक सुना ही नहीं है हिडन कैपिटल। इन्होंने कहीं उसी को हिडन कैपिटल बोल दिया होगा जिसमें हम न्यू पार्टनर के कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ओल्ड के बेस पर। इस उसी को तो कहती बहुत छोटा सा टॉपिक है। बहुत छोटा तो है ही टॉपिक, उसमें है ही क्या? अगर मान लो आपने ओल्ड के बेस पर न्यू को एडजस्ट करना है, न्यू की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो तीन ही तो स्टेप मान लो। मैं आपको दे देता हूँ, ये लो, अगर सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि X और Y पार्टनर है, 3:2 इनका
का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये जेड को एडमिशन दे रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। एक्स की कैपिटल है 3 लाख रुपीज, वाई की कैपिटल है 2 लाख रुपीज, जेड की कैपिटल निकालो, ये तो हिडन कैपिटल बन गई। ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये हिडन कैपिटल नहीं है, ये तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ही तो है। इसमें कैसे करेंगे, लेट टोटल शेयर 1, न्यू पार्टनर शेयर 1/5, रिमेनिंग 4/5। अब 4/5 के इक्वल कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज। टोटल कैपिटल कितनी हुई, 5 लाख इंटू 5/4, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी हुई, 5 लाख इंटू 5/4 इंटू 1/5। कैलकुलेशन कर लो। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। हिडन कैपिटल तो लोगों ने ना वही अपने अपने नेम निकाल कर बना दिए, इसको हिडन कैपिटल बोल दिया। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अननोन डिवाइड बाय नोन, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो बस ठीक है कि डिफरेंट ट्यूटर हैं, कोई ना कोई अपना वो ट्रिकी सा निकालते हैं, उन्होंने ट्रिकी निकाल दे दिया, अभी अननोन डिवाइड बाय नोन कर दो, चलो एक फॉर्मूला बन गया। ऐसे इसको नेम दे दिया हिडन कैपिटल, भाई कैपिटल गिवन नहीं है तो ये हिडन कैपिटल होगी क्योंकि अब निकाल रहे हैं। जैसे गुडविल गिवन नहीं होती तो उसे निकालना होता है, तो हिडन गुडविल है, ये हिडन कैपिटल हो गई। बट दिस इज नॉट द प्रिस्क्राइब्ड नेम गिवन एज पर द टॉपिक इन द सीबीएसई बोर्ड। जो एनसीईआरटी सिलेबस देती है उसमें ये नेम नहीं है इसका। दिस इज वन ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें कि हम न्यू पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ओल्ड के बेस पर, जिसे आप हिडन कैपिटल बोलना शुरू कर दिए लोगों ने। तो ऐसा ना न्यू जनरेशन है ना, न्यू जनरेशन फिर देखो कुछ ना कुछ तो नया लेकर आएगी ना, ये चक्कर है। यस, मान ली ठीक, कहीं बुक में लिखा हो ना हिडन कैपिटल, तब समझ आती है भी हाँ, आप कहते हैं भी हाँ हिडन कैपिटल है, और मुझे भी लगता है भी हाँ हिडन कैपिटल कहीं मेंशन किया हुआ है। अपने पास से अकाउंट्स के नए कंसेप्ट बनाने शुरू कर दिया लोगों ने, कैसे करें फिर बताओ। और सर हिडन गुडविल तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, फर्म का टोटल कैपिटल। हाँ तो वही हिडन कैपिटल गुडविल, वही तो कह रहा हूँ हिडन गुडविल। हम कहे ना वो छोटा सा टॉपिक है, तो हिडन गुडविल तो आप कर ही रहे हो, तो जैसे हिडन गुडविल कर रहे हो वही हिडन कैपिटल भी ऐसी निकाली जाती है, दोनों का सेम वे तो है। लेकिन बात तो यह ना कि वो पार्ट ऑफ कैपिटल है, वो कैपिटल की एडजस्टमेंट है, बोर्ड ने क्लियर डिलीट कर दिया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगी, मींस नहीं आएगी। ऐसे तो फिर सारा कुछ कर लो, फिर जो भी छोड़ा वो भी कर लो, अगर वो भी आना है तो फिर वो भी कर लो। फिर हम क्यों सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या है, फिर हम सिलेबस को क्यों फॉलो करते हैं। फिर तो जो भी बुक में जैसे भी दिया हुआ है, किसी में ज्यादा और भी कुछ दिया होगा वो भी कर लेंगे। फिर तो अल्टीमेटली तो हमें सिलेबस फॉलो करना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब पेपर बनता है दो ही चीजें सामने रखी जाती हैं, एक सिलेबस की कॉपी और दूसरी एनसीईआरटी की बुक। तीसरा कुछ भी नहीं होता। तीसरा जो पेपर सेटर होते हैं उनका अपना माइंड होता है, नए क्वेश्चन अपने माइंड से बन रहे होते हैं, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने भी, वो भी एक मतलब कि काफी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उन्होंने भी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनके माइंड में भी क्वेश्चंस होते हैं कैसे कैसे हैं डिफरेंट पब्लिशर की बुक के। लेकिन जो बेस होता है, और कोई एक पर्सन पेपर नहीं बना रहा होता, कम से कम ये आप 14-15 पर्सन की टीम होती है जो पेपर बनाती है, वो मिलकर पेपर बन रहा होता है। और सामने मैं फिर कह रहा हूँ कि सामने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक और सिलेबस की कॉपी, ये दो चीजें सामने होती हैं, और फिर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सारे के सारे। तो ये तो बाकी तो प्राइवेट पब्लिशर है, देखो अगर सारे बुक में एक ही चीज दी होगी तो डिफरेंट पब्लिशर क्या बेचेंगे अपनी बुक को। तो अपने बुक को सेल करने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना उन्हें भी। चलिए खैर, एनीवे छोड़ो, ये हमारा मैटर नहीं है। हाँ, और वांशी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नहीं, वो एक्चुअली भाई को फीवर था तो उसके चक्कर में भी लगी। अच्छा, नहीं वो तो बहुत जरूरी है, फीवर से तो बच के रहना आजकल। हाँ जी, चलो, हाँ जी बेटे, बाकी आज तो स्टूडेंट भी बहुत कम है हमारे पास। चाहत? हाँ जी सर, हो गए बेटे, क्वेश्चन हो गए हैं? 2-3 रहते हैं, पेपर का पढ़ रही थी। अच्छा, 4 भी? यस सर, एक बार एडजस्टमेंट बताओ दोबारा से। सुन लो ध्यान से। डिसोल्यूशन के केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की स्टेटमेंट तो फिर भी कंपैरेटिवली सिंपल है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है या नहीं है। और वैसे तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट भी जनरली आपको जरूर दी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एग्जिस्टेंस ही इन्वेस्टमेंट के कारण होती है।
लेकिन चलिए फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट गिवन है या नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बनेगी IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो IFR को आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री बनेगी IFR डेबिट, क्योंकि क्लोज करना है उसमें तो डेबिट होना ही होना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये IFR के बारे में है डिसोल्यूशन में। मान ले ठीक? यस सर। देवांशी, हाँ। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से ट्रीट करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी वही है कि भी क्लेम है नहीं है, कितना क्लेम है, उसी के अकॉर्डिंगली है ये। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं है तो आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय ट्रांसफरिंग इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लोज तो होना ही है, तो डेबिट तो करेंगे जहां तक एंट्री की बात है। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी क्लेम नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है इसके अगेंस्ट। अब आ जाइए कि अगर लायबिलिटी है तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि लायबिलिटी गिवन रिजर्व से कम है। मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000 का, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी है 40,000 रुपीज की। तो amount of reserve equal to liability will be transferred to realization account and the balance amount will be transferred to partners capital account for its closing। हमें रिजर्व क्लोज करना है। अब यहाँ पर क्लोजिंग का भी क्या होगा कि जितना लायबिलिटी है उसके इक्वल अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जहां तक एंट्री की बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 एंड टू XY में मान लेता हूं कि X और Y दो पार्टनर हैं, तो टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना करने के बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट में एक एंट्री और होगी, क्योंकि मैंने 40 लायबिलिटी बोली है तो उसकी पेमेंट दिखानी है। पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देवांशी मान ले ठीक इसको? यस सर। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि जो लायबिलिटी है वो जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गिवन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कि आपको 50,000 का रिजर्व दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 50,000 की आपको लायबिलिटी बोल दी जाती है। ऑलवेज अमाउंट इक्वल टू द लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना रिजर्व बना हुआ है उसमें से जितनी लायबिलिटी है उसके इक्वल अमाउंट आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है। अब मैंने आपको बोला है कि 50 का रिजर्व और 50 ही लायबिलिटी है, तो सारा का सारा रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और पेमेंट तो आपको करनी ही करनी है, जितनी लायबिलिटी है वो पेमेंट भी होगी। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 50,000। मान लेते हैं बेटा। यस सर। थर्ड पॉसिबिलिटी कि लायबिलिटी गिवन रिजर्व से ज्यादा है। अब देखो लायबिलिटी इक्वल हो या ज्यादा हो, ट्रीटमेंट सेम, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो रिजर्व क्लोज करना है। अगर लायबिलिटी कम होती तो मैं बैलेंस पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल में लेकर जाता। अगर लायबिलिटी रिजर्व के बराबर है या ज्यादा है तो सारा का सारा रिजर्व तो पहले रियलाइजेशन में लेकर जाओ। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भी रिजर्व 50 है और लायबिलिटी 60 दी हुई है, तो सबसे पहले तो सारा का सारा रिजर्व तो आपका रियलाइजेशन में तो जाएगा ही जाएगा। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 रुपीज। इसके बाद जितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की पेमेंट तो आपको करनी है चाहे वो कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो। अब मैंने 60 माना है तो पेमेंट आप 60 की दिखा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बेटा?
यस सर। सर जैसे हम अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन, तो उसमें हम पहले सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को लायबिलिटी तो वो लिखना है उस टाइम पे तो वर्कमैन का। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको एक बार जो है ना, सिर्फ जब भी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा, वैसे देखो जनरली हमने बोला है कि डिसोल्यूशन में आप सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करोगे, लेकिन अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो आपको विद इन साइट ये देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट में कि उसके बारे में क्या बोला गया, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट गिवन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन इस पे। सर अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो हम सीधा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसे रियलाइजेशन में नहीं लाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं फिर नहीं लाएंगे, फिर इसकी ट्रीटमेंट जस्ट लाइक जनरल रिजर्व होगी, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए। यस थैंक यू। और कोई डाउट बेटे? नो सर। यस फ्रॉम अदर साइड बेटे, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप लोग पेपर दे रहे हैं, आपकी रिवीजन चल रही होगी, कोई डाउट हो रहा है किसी तरह का, कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, यू आर फ्री टू स्पीक। मतलब ये नहीं है कि मैं चैप्टर चला रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं प्रॉब्लम नहीं लूंगा, हम चैप्टर रोक देंगे, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपकी पहले प्रॉब्लम एंटरटेन करेंगे, लेकिन कोशिश ये किया करो कि जब कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर रहा होता है आप उसे बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर किसी कंसेप्ट पर, किसी पॉइंट पर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, दैट मींस दैट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट और प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, उसे आप भी बहुत ध्यान से सुना करो, ताकि एक तो आपको भी क्लियर हो जाए, नेक्स्ट टाइम जब आपको आप उसे करने लगो तो एटलीस्ट आप उस जगह पर मत रुको, आप किसी नई जगह पर रुक जाओ, कोई नई प्रॉब्लम निकाल लो, लेकिन एटलीस्ट वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए, फिर वो आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटे। फिर चलिए फिर ऐसे करो, आज कंप्लीट कर लो बेटे, फिर क्यों आप ऐसे फटाफट आगे क्यों करवाते हो? एक दिन तो मुझे लगाने, चाहे मैं आज मतलब कल का दिन फिर मुझे